हेलो एवरीवन, वेलकम इन समृद्धि आईएएस। आज समृद्धि आईएएस के साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो पदार्थ है वो क्या है, किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहली बात कि पदार्थ क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। पदार्थ क्या है तो एनीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की कोई भी वस्तु जिसको आप लोग देख रहे हैं वो सब क्या है, कुछ न कुछ जो है वो जगह ऑक्यूपाई करती है। यानी जितनी भी चीजें आप दिखाई देती है, जैसे ये मार्कर हो गया, ठीक है, ये ब्लैक, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, तो कोई भी चीज जो कुछ न कुछ स्थान ऑक्यूपाई करता हो, जिसमें कुछ न कुछ वेट हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसको आप क्या कहते हैं कि वो मैटर है। ठीक है, वो पदार्थ है। तो उस पदार्थ को जो है किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, किस प्रकार से उसको बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पदार्थ को जो सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पदार्थ को दो तरह से हम लोग बांटते हैं। एक उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया और दूसरा उसका केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन दो अलग अलग तरीके से उनको किया गया। पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन की जब बात आती है तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये जो पदार्थ है यानी सबस्टेंस है, इसके जो थ्री स्टेट आप देख रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावे दो और चीजें, दो और अवस्थाएं होती है। एक चौथी अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा और एक पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की पांच अवस्था, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पदार्थ की पांच अवस्थाओं को पढ़ेंगे। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांच अवस्थाएं जो इधर आप दिखाई दे रही है आपको, ये जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन है पदार्थ की, जिसमें आप ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पांच अवस्थाएं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे, यहां पे आएंगे तो इसको दो भागों में जब इसका केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है तो वहां भी इसके दो पार्ट है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण, यानी एक होता है प्योर सबस्टेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब प्योर सबस्टेंस को हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इसके दो पार्ट है। एक हो गया है यहाँ पे एलिमेंट, देखिए एक हो गया एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। ठीक है, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन के दो पार्ट, पहले एक प्योर सबस्टेंस यानी शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिक्सचर यानी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के दो पार्ट देखेंगे, एक देखेंगे एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। फिर मिश्रण के भी दो पार्ट देखेंगे, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, यानी एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है मैटर का यानी सबस्टेंस का, इतने भागों में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन से। यहां से देखिए, तो जब पदार्थ के बारे में क्या है ये आप लोग जान गए हैं। अभी मैंने बताया कि एनीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी वस्तु जो क्या है, जो कुछ न कुछ स्थान ऑक्यूपाई करती है, जिसमें कुछ न कुछ वेट होता है, कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ क्या है ये तो क्लियर है, सब लोग जानते भी ऑलरेडी पहले से। अब देखिए ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं अभी आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, आप लोग जानते हैं। और इन्हीं परमाणु से मिलकर क्या होता है? पदार्थ बनता है। तो ये है पदार्थ की पहली अवस्था ठोस। तो आप लोग इसका डिफिनीशन पहले पढ़े होंगे बहुत, जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, तो उस तरह से डिफिनीशन हम लोग की पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो है इसकी फैक्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो सॉलिड ठोस है, इसमें होता क्या है? ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इनमें होता क्या है, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफी मजबूती से बंधे होते हैं, यानी ठोस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी मजबूत होता है, वो एक दूसरे से काफी मजबूती के साथ क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जबकि द्रव के जो पार्टिकल है ये ठोस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा उसके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यानी इनके बीच का जो इंट्रामोलिक्यूलर जो पार्टिकल के बीच के जो जगह होता है, स्पेस होता है, वो काफी कम होता है। इनके बीच और इनके जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा होता है और इनके बीच में इनसे भी ज्यादा होता है। यानी तीनों में ठोस, द्रव और गैस में आप देखेंगे
तो इनके मोलकल के बीच का जो स्पेस होता है यानी अंतर आणविक स्थान जो कहा जाता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। उससे कम किसमें होता है? ठोस में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? गैस ठोस में होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। तो अगर इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अंतराणविक स्थान किसमें होता है, सबसे ज्यादा अंतराणविक स्थान किसमें होता है, तो कैसे दिखाइएगा? यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे आपको दिखाया जाए। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। तो सबसे अधिक इन अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान क्या होता है? तो इनके जो मोलकल्स है उनके बीच का जो गैप, ठीक है, गैप। तो गैप क्या है? सबसे कम है सॉलिड में और सबसे ज्यादा किसमें है? गैस में। तो क्या देखेंगे आप? सबसे ज्यादा गैस में होगा और सबसे कम कितने होगा? सॉलिड में होगा। क्या होगा? तो अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान यानी मोलकल के बीच का गैप, ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम अंतराणविक स्थान किसमें होता है? ठोस में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए मोलकल जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं। जब एक दूसरे से कंजेस्टेड होंगे, एकदम सटे हुए होंगे, तो उनके बीच अंतराणविक स्थान कम होगा और जब दूर हो गए तो उसमें भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सॉलिड में है अंतराणविक स्थान सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। अब देखिए इनके अणुओं के बीच काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया गैस। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा। अब ये देखिए जिनके अणुओं के बीच दूरी ज्यादा होगी, जिनके अणुओं के बीच, जिनके परमाणुओं के बीच दूरी ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगा, उनमें ज्यादा गति होगी, या जिनके बीच एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधे होंगे उनके बीच ज्यादा गति होगी। तो ज्यादा गति तो उनकी होगी ना जो दूर दूर डिस्टेंस पे है। थोड़ा सा हिट दीजिएगा वो क्या होगा? उनमें मूवमेंट आ जाएगा, वो क्या होगा? तेजी से गति करने लगेंगे। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि गैस में जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की। और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? तो सॉलिड की। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की। और सबसे कम किसकी हो गई? सॉलिड की। ये क्या हुआ? ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो क्या होता है? ये होता है गतिज ऊर्जा। यानी ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उनमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? तो गैस की। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होगी? सॉलिड की। क्यों होगी? क्योंकि सॉलिड के मोलकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, जबकि गैस के मोलकल्स जो है वो सॉलिड की तुलना में क्या होते हैं? उनके बीच अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है और इनके बीच का जो, इनके अणुओं के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कमजोर होता है। उसके बाद देखिए डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक किसकी होती है? तो आप देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है कि जगह, कोई जगह, जैसे मान लीजिए कि एक डब्बा हो गया, ठीक है, एक डब्बे में मान लीजिए कि चार गेंद है, चार गेंद है, कुछ जगह खाली हो जाएगा और फिर एक इसी डब्बे में, इसी लंबाई की एक दूसरी डब्बा है, उसमें आप 10 गेंद को देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, यानी कम जगह में जब अधिक लोग रहेंगे, ठीक है, कम जगह में अधिक लोग रहेंगे तो वहां की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा जगह में कम लोग रहेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ठोस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफी कंजेस्टेड हैं, एक दूसरे के साथ काफी घने हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे हुए हैं। और लिक्विड जो है वो इनके तुलना में क्या होता है, इनके तुलना में इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है और इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। तो आप क्या देखेंगे कि डेंसिटी की जब बात आएगी तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी के मामले में आप देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा होगी सॉलिड की, और सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम होगी गैस की। क्यों होगी? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से, उनके बीच का अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है और वो एक दूसरे से काफी कम मजबूती से बंधे होते हैं, जबकि ठोस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से मजबूती के साथ बंधे होते हैं। यही कारण होता है कि ठोस जो है वो सबसे अधिक उसकी डेंसिटी होती है, जबकि गैस की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था क्या होगा, आप देखेंगे जब प्रत्यास्था की बात करेंगे आप लोग तो देखिए क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर आप देखेंगे प्रत्यास्था की बात, इलास्टिसिटी की, तो सबसे ज्यादा जो इलास्टिसिटी होती है वो किसकी होती है, गैस की होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। तो ये हो जाएगा आपका गैस, ये हो जाएगा लिक्विड और ये होगा सॉलिड। तो सॉलिड की जो है वो सबसे कम होती है, कारण वही होता है
कि सॉलिड जो है वो एक दूसरे के साथ काफी मजबूती से बंधे होते हैं, जबकि गैस जो है वो उनके बीच उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और यही कारण है, देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है किस तरह से, ठीक है। सॉलिड जो है वो कंजेस्टेड है, एक दूसरे से मजबूती के साथ बने हैं। लिक्विड जो है उनके बीच मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, और गैस जो है वो क्या है, उनसे ज्यादा, यानी तीनों के बीच जो अंतराणविक स्थान है वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैस में जो है वो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसी कारण आप देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे अधिक होती है गैस की, और सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की होती है। उसके बाद देखिएगा डिफ्यूजन, विसरण। विसरण जो है वो सबसे अधिक किसका होता है, विसरण देखिएगा सबसे अधिक किसका होता है, यानी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में देखिएगा कि अगर आप वाटर को ले लीजिए, सॉलिड को ले लीजिए, गैस को ले लीजिए, आप गैस को देखेंगे किसी एक कमरे में, किसी कॉर्नर में, आप एक किसी अगरबत्ती को या फिर किसी परफ्यूम को आप थोड़ा सा क्या कीजिए, स्प्रे कर दीजिए, आप क्या देखेंगे कि थोड़े ही देर में वो पूरा कमरा जो है वो क्या होता है, उससे सुगंधित हो जाता है, उसका जो डिफ्यूजन होता है वो तेजी से हो जाता है। कारण क्या होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच की दूरी जो है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण वो क्या होता है, काफी तेजी से उनके बीच का बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाता है, और बॉन्ड जल्दी टूट जाने के कारण जो है ये क्या होते हैं, काफी तेजी से विसरण करते हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो डिफ्यूजन सबसे तेजी से गैस का होता है, और सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो विसरण में आप क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा विसरण किसका होगा, तो सबसे ज्यादा विसरण की अगर आप बात करेंगे तो सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका होगा, सॉलिड की, और सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विसरण गैस का हो गया, और सबसे कम जो है विसरण किसका होगा, सॉलिड का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये तीन अवस्थाएं आप देख रहे हैं, ठोस, लिक्विड और गैस में, ठीक है। तो सबसे कम विसरण ठोस का, सबसे ज्यादा विसरण गैस का, डेंसिटी सबसे ज्यादा ठोस की, डेंसिटी सबसे कम गैस का, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा गैस का, सबसे कम ठोस का, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस का और सबसे कम ठोस का। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, तो कॉमन लिक्विड है। लिक्विड का क्या कॉमन है कि ये हमेशा बीच में ही है, ठीक है। लिक्विड का जो है डेंसिटी भी सबसे कम, सबसे न ज्यादा है न कम है, बीच में है, और इसका इलास्टिसिटी भी वही है। क्यों, इसका कारण यह है कि ठोस और द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में ठोस सबसे ज्यादा मजबूती से बंधा है, और गैस जो है वो इसकी इन दोनों की तुलना में इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, काफी कमजोर है। और यही कारण है, और इन दोनों की तुलना में ये जो है क्या है, मीडियम स्टेज को मेंटेन कर रहा है। इसी के कारण जो है वो ये हमेशा बीच में है। नहीं तो किसी की देख रहे हैं, कभी गैस की कुछ ज्यादा हो जा रहा है, और कोई काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो गैस की ज्यादा है, ठोस की कम है, डेंसिटी की बात करेंगे तो ठोस की ज्यादा है और गैस की कम है। तो ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा। देखिए इसको कैसे देखते हैं। बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, देखिए प्लाज्मा जो है ये है पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है। प्लाज्मा को आप फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा क्या है जी, तो प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ की चौथी अवस्था। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब इसमें आप क्या देखेंगे, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो प्लाज्मा को 1869 में, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा को 1869 में विलियम क्रूक, ठीक है, विलियम क्रूक ने इसको डिस्कवर किया था। विलियम क्रूक नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में क्या किया था, सॉरी 1879 ईस्वी में, ठीक है, 1879 ईस्वी में प्लाज्मा ने क्या किया था, प्लाज्मा को विलियम क्रूक साहब ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा जो है वो क्या है, रेडिएंट मैटर है, ठीक है। इन्होंने प्लाज्मा को रेडिएंट मैटर नाम दिया था, रेडिएंट मैटर, ठीक है। विलियम क्रूक ने प्लाज्मा को 1879 में डिस्कवर किया था और उसको रेडिएंट मैटर बताया था। रेडिएंट मैटर क्या होता है,
तो इन्होंने बताया था कि जैसे गैस को, ठीक है, गैस को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक लाइट निकलता है, ठीक है, उज्जवल पदार्थ के रूप में। तो उसी उज्जवल पदार्थ के रूप में इन्होंने बताया था कि ये जो उज्जवल पदार्थ निकला है उसको इन्होंने रेडिएट मैटर बताया। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक का नाम उन्होंने सुना होगा जिनका नाम है जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन साहब ने आया तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। किसने क्लैरिफाई किया? तो जे जे थॉमसन साहब ने इसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो रेडिएट मैटर आप बता रहे हैं ये सिर्फ एक रेडिएट मैटर पदार्थ ही नहीं है, वो क्या है, वो आयनित कण है। वो कैसे आयनित कण है? तो आप देखते हैं कि गैस को जब गर्म किया जाता है तो गैस को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल जो है वो क्या होता है, तेजी से ऐसे बाहर निकलते हैं। और जब तेजी से बाहर निकलते हैं तो उसके कारण वहां पे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का एक जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो कण जो होता है वो आयनित हो जाता है, यानी हीट को, उसको क्या किया गया, गैस को हीट किया गया तो गैस जो है वो क्या हुआ, आयनित हुआ यानी उसके ऊपर कोई चार्ज बन गया। तो उन्होंने क्या बताया, किसने, थॉमसन साहब ने क्लैरिफाई यही किया, ये जो रेडिएंट मैटर है ये कैसे बन रहा है, तो गैस को जब हीट किया जा रहा है तो उसके पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, इसके कारण वो जो है वो आयनिक कण बन जा रहा है। तो उन्होंने इसको आयनित कण बताया, ठीक है। ये इन्होंने क्या बताया, विलियम ब्रूक ने इसको रेडिएंट मैटर बताया, उन्होंने क्लैरिफाई किया थॉमसन साहब ने कि जब गैस को गर्म किया जाता है तो इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि गैस जो है वो आयनित हो जाता है, तो वो आयनित कण होता है। और इसका नाम जो है वो इरविन लैंग मुई नामक साइंटिस्ट का है, उन्होंने इस रेडिएंट मैटर का नाम प्लाज्मा रखा, ठीक है, इरविन लैंग मुई। तो इरविन लैंग मुई ने इसका नाम क्या रखा, प्लाज्मा रखा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में क्या जानना है कि प्लाज्मा जो है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसको डिस्कवर 1879 में विलियम क्रूक ने किया और इसको इन्होंने रेडिएंट मैटर बताया। विलियम क्रूक साहब ने प्लाज्मा को क्या बताया था, तो रेडिएंट मैटर बताया था, ठीक है, जिसमें बताया था कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जब गैस को गर्म किया जाता है तो वो आयनित होता है। लेकिन इसको क्लैरिफाई किया किसने, तो जे जे थॉमसन साहब ने बताया कि नहीं, ये सिर्फ एक रेडिएंट मैटर नहीं है, सिर्फ एक पदार्थ नहीं है, वो जो है क्या है, आयनित कण है, ठीक है। ये क्या है, आयनित कण है। और वो कैसे आयनित होता है, तो जब गैस को बहुत अधिक देर तक जब गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी उसके पार्टिकल जो है वो बाहर निकलते हैं और इसी के चलते वो क्या होता है, वो आयनित हो जाता है। तो उन्होंने उसको आयनित कण बताया और इरविन लैंग मुई जो है इन्होंने आकर के उसका नाम जो है वो क्या रखा, प्लाज्मा रखा। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था हुई, प्लाज्मा अवस्था। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आकाश में जो सूर्य और तारे आप देखते हैं वो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सूर्य और तारे प्लाज्मा के उदाहरण हैं, ठीक है। जो आकाश में आप देखते हैं जो सूर्य और तारे वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था के क्या है, एग्जाम्पल है। और इसका जो है टेम्परेचर जो है प्लाज्मा अवस्था की 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण कौन हो गए, तो सूर्य और तारे हो गए, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था को डिस्कवर किसने किया, विलियम क्रूक ने किया। कब किया, 1879 में किया। क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि वो रेडिएंट मैटर है। क्लैरिफाई किसने किया, तो जे जे थॉमसन ने किया। और इसको प्लाज्मा नाम किसने रखा, तो इरविन लैंग मुई ने रखा। और कब रखा, तो 1928 में रखा, ठीक है। 1879 में रेडिएंट मैटर कहा विलियम क्रूक ने और 1928 में इरविन लैंग मुई ने इसको प्लाज्मा नाम दिया, ठीक है। और इसका क्लैरिफाई किसने किया, तो जे जे थॉमसन ने किया। तो ये थी पदार्थ की चौथी अवस्था। अब आती है पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। आइए उसके बारे में देखते हैं कि बोस आइंस्टीन जो है कॉन्डेंसेट वो क्या है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट तो है, इसका नाम है बीईसी। इसमें दो व्यक्ति का नाम आपको दिखाई दे रहा है, एक बोस है और एक आइंस्टीन है। आइंस्टीन साहब के बारे में तो सब लोग जानते हैं। एक ये बोस साहब है, ये बोस कौन है, तो ये है सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। ये सत्येंद्रनाथ बोस है और ये है आइंस्टीन, ठीक है। और ये है कॉन्डेंसेट। ये है क्या एक्चुअली में, ये दो व्यक्ति का नाम इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक सत्येंद्रनाथ बोस साहब है, एक आइंस्टीन साहब है, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ बोस साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया, आइंस्टीन साहब ने उसको अप्रूवल दिया और तब जाकर बना बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। एक्चुअली में ये है क्या, देखिए क्या होता है।
तो सुपर कम टेम्परेचर, ठीक है, सुपर कम टेम्परेचर पर बेहद कम घनत्व वाले गैस को, ध्यान दीजिएगा बात पे, बेहद कम घनत्व वाले गैस को जब सुपर कम टेम्परेचर पे जब उसको ठंडा किया गया तो वो क्या हुए, तो वो जो गैस हुए उसके मोलकस जो है वो एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, ठीक है, उसके जो मोलकस है वो एक दूसरे से काफी नजदीक आए, और जब नजदीक आए तो वो ठोस से भी कम ऊर्जावान हो गए, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर जो है सामान्य हवा के जो टेम्परेचर होता है, सामान्य हवा का 10 टू द पावर -5, ठीक है, बेहद कम टेम्परेचर जो है वो कितना है, सामान्य हवा का 10 टू द पावर -5, और सुपर कम टेम्परेचर कितना होता है, सुपर कम तापमान, सुपर कम तापमान यानी -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना पे -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया गया, जब बेहद कम टेम्परेचर वाले गैस को जब ठंडा किया गया तो एक पदार्थ बना, जो कैसा बना, तो गैस के मोलकस जो है वो एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, जैसे गैस के नजदीक मोलकस जो है ऐसे दूर दूर थे, जब इसको ठंडा किया गया तो ये क्या किए, एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, और जब नजदीक आ गए तो ये इनकी ऊर्जा जो है वो ठोसों से भी कम हो गई, ठीक है, जब क्या किया गया कि उनके बीच का हीट जो है वो बिल्कुल निकाल दिया गया, -273 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा कर दिया गया, जब ठंडा कर दिया गया तो क्या हुआ, एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, और जब नजदीक आ गए तो ऊर्जा उनकी जो है वो ठोसों से भी कम हो गई, यानी जैसे ठोस जो होते हैं वो एक दूसरे से काफी मजबूती के साथ जितना बंधे होते हैं तो उससे भी ज्यादा मजबूती उनमें आ गई, यानी मोलकस जो है वो एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, तो उस तरह से जब नजदीक आ गए तो एक पदार्थ बना, और उसी पदार्थ का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, BeC रखा गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण कैसे हुआ, तो बेहद कम घनत्व वाले गैस को जब सुपर कम टेम्परेचर पे ठंडा किया गया तो उसके मोलकस एक दूसरे से काफी नजदीक आ गए, और उनकी ऊर्जा जो थी वो ठोसों से भी कम हो गई, और एक पदार्थ बना जिसका नाम रखा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसका जो है ये पदार्थ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भविष्यवाणी किसने की, तो सत्येंद्र नाथ बोस साहब ने इसकी भविष्यवाणी की, और आइंस्टीन साहब ने इसका अप्रूवल दिया, इसीलिए इसका नाम जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। क्या रखा गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया, इसी का नाम, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बनाया किसने, तो भविष्यवाणी की सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है, इसकी भविष्यवाणी किसने की, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने, और इसको अप्रूवल किसने दिया, तो आइंस्टीन ने। इसी के कारण इस पदार्थ की इस अवस्था का नाम जो रखा गया वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। अब देखिए, तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आप देखिए क्या देखते हैं, पदार्थ की इन अवस्थाओं में, पदार्थ की इन अवस्थाओं को आप क्या करते हैं, ताप और दाब पे, अगर इनको पदार्थ की अवस्थाओं में आप चेंजिंग लाना चाहते हैं, ठीक है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, इनके अवस्थाओं में परिवर्तन आप कैसे लाएंगे, तो इनको टेम्परेचर और प्रेशर देके, यानी ताप और दाब दे करके, अगर पदार्थ की अवस्थाओं को आप टेम्परेचर देते हैं, अगर इनको दाब देते हैं तो इनकी अवस्थाओं में आप क्या करते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी तापमान और दाब, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, तापमान और दाब देकर आप क्या करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज करते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया गैस। आप क्या करेंगे, देखिए, ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव, और ये हो गया गैस। आप देखते हैं अगर ठोस को, सॉलिड को क्या किया जाता है, सॉलिड को गर्म किया जाता है, यानी सॉलिड को आप टेम्परेचर देते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सॉलिड यानी ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये लिक्विड में बदल जाता है। ठोस को गर्म करने पर अगर वो लिक्विड में बदल जाता है, आप क्या कहते हैं कि ये पिघल रहा है, क्या बोलते हैं कि पिघल रहा है, ठीक है, यानी ये आप इसको अगर सॉलिड को क्या कर रहे हैं,
टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये पिघल रहा है, लिक्विड हो जा रहा है। और लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं, लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ठोस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वो वाष्प बनता है, इवेपोरेशन होता है। यहाँ पे देखिए, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा। उसके बाद कभी कभी आप देखिएगा कि ठोस को अगर आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं तो वो ठोस जो है वो द्रव न बन करके सीधा क्या होता है, गैस बन जाता है, जिसको आप कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर को, कैम्फर को आपने देखा है, कैम्फर को अगर आप हीट देंगे क्या होगा, कैम्फर को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में नहीं बनता, वो सीधे क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कितना में से हो जाता है, स्टीम में होता है, गैस में हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, गैस में हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो ठोस, देखिए ठोस को गर्म किया गया, लिक्विड बन गया, ये हो गया पिघलना। लिक्विड को गर्म किया गया, इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ तो बन गया गैस। और ठोस को सीधा गर्म किया गया और एक ही बार में ये लिक्विड ना बन करके गैस बन गया, इसको आप क्या कहते हैं, ये है सब्लिमेशन। क्या है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन हुआ, और ये क्या हुआ, यानी यहां देखिए सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में बनना क्या कहते हैं, इसको मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में बदलना क्या होता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, और लिक्विड सॉलिड का सीधे गैस में बदल जाना, सॉलिड का गैस में बदलना क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, इसको क्या बोलते हैं, पिघलना, और इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। और उसके बाद अगर क्या किया जाता है, अगर ये गैस को ठंडा किया जाता है, गैस को अगर ठंडा किया जाता है, यानी गैस को ठंडा करने का मतलब ये हुआ कि जब स्टीम में से भाप को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, गर्मी निकाली जाती है, तो ये वाष्प जो है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर पुनः किस में बदल जाता है, तो द्रव में बदल जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं कि यह प्रक्रिया यानी वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, द्रव का गैस बनना वाष्पीकरण, और गैस का द्रव बनना संघनन। ठीक है, यानी वाष्प का द्रव बनना संघनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, और द्रव का गैस बनना यानी इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सब्लिमेशन, आपने देखा सब्लिमेशन क्या हुआ, ठोस को गर्म किया गया और सीधा गैस में बदल गया, तो उसको सब्लिमेशन कहा गया। ठीक है, सब्लिमेशन। लेकिन अगर उसको ठंडा किया गया और सीधा वो गैस जो है वो सीधा सॉलिड बन गया, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको हिंदी में कहा जाता है निक्षेपण, और इंग्लिश में बोला जाता है कि डिपोजिशन। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि गैस से सीधा अगर उस पे दाब बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, तो गैस सीधा अगर सॉलिड बन जाता है, यानी गैस से अगर सॉलिड बनता है तो इसको बोला जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी निक्षेपण। और वहीं पे क्या किया जाता है, अगर यहाँ पे गैस सॉलिड को गर्म किया गया तो लिक्विड बना, और लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है, लिक्विड को ठंडा किया जाएगा तो वो क्या बोलेगा, बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा। और सॉलिड बन जाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि फ्रीजिंग हो रहा है। लिक्विड जो फ्रीज करता है, यानी पानी जब ठंडा होता है क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो लिक्विड को जब फ्रीज किया जाता है तो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसका फ्रीजिंग हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये इसको क्या कहते हैं आप हिंदी में कि जमना। तो ये आपने देखा कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इनमें आप चेंजिंग कैसे करते हैं। तो जब पदार्थ की अवस्थाओं पे टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तो आप उनकी अवस्थाओं में चेंजेस देखते हैं कि उसमें चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं कि ठोस को गर्म किया गया तो द्रव बन गया, द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस बन जाता है, गैस को ठंडा किया जाता है तो द्रव बन जाता है, और द्रव को ठंडा किया जाता है तो फिर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। और ठोस को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, और गैस को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है तो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं है उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद आपने क्या देखा, पदार्थ की जो अवस्थाएं देखी हम लोगों ने, उसमें क्या देखा
सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस को गर्म किया गया तो द्रव बन गया, द्रव को गर्म किया गया तो गैस बन जाता है, और गैस को, ये हुआ गैस, देखिए ये गैस हुआ, ये द्रव हुआ, ये ठोस हुआ। ठोस को गर्म किया गया तो द्रव बन जाता है, द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस बन जाता है, और गैस को बहुत ज्यादा जब गर्म किया जाता है तो उसमें से लाइट निकलता है, उसके पार्टिकल जो है वो आयनित होते हैं, तो क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा कैसे बनता है? तो गैस को जब बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तब जाकर के प्लाज्मा बनता है, और जब गैस को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, बेहद कम टेम्परेचर वाले गैस को, मैंने बताया था बोस-आइंस्टीन कंडीशन में, ध्यान रखिएगा कि बेहद कम घनत्व वाले गैस को जब सुपर कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है तब जाकर के वो क्या बनता है? तो वो बनता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। क्या बनता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो ये पदार्थ की जो पांचों फिजिकल जो स्टेट थी उसके बारे में आपने देखा, और इस प्रकार देखा कि पदार्थ की जो ये स्टेजेस है उनमें किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। तो क्या देखा आप लोगों ने? एक बार फिर से मैं बता दूं, देखा पदार्थ के बारे में क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने, पदार्थ की जो फिजिकल क्लासिफिकेशन देखे, केमिकल क्लासिफिकेशन देखे। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखे कि पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस में हमने देखे कि ठोस में काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होती है, सबसे कम सॉलिड की होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गैस की होती है, सबसे कम ठोस की होती है। उसके बाद क्या देखा? तो उसके बाद देखा हम लोगों ने कि ठोस में जो है उसके मोलकस काफी मजबूती से बंधे होते हैं, जबकि गैस में कम होते हैं। विसरण जो है यानी डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है गैस का, सबसे कम होता है सॉलिड का। उसके बाद देखा प्लाज्मा यानी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, जिसको विलियम ब्रूक ने 1879 में डिस्कवर किया, और उनके बारे में उन्होंने बताया, विलियम ब्रूक साहब ने यही बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है वो एक रेडिएंट मैटर है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन दिया वो जे थॉमसन साहब ने दिया, उन्होंने कि नहीं, सिर्फ ये पदार्थ नहीं है, ये क्या है? ये एक आयनित कण होता है। जो गैस को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो गैस क्या होता है? उसके पार्टिकल ऐसे बाहर निकलते हैं और एक लाइट उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसको जाकर के इरविन लैंगमुइर साहब ने इसका नाम आकर के प्लाज्मा रखा, और उन्होंने 1928 में इसका नाम प्लाज्मा रख दिया। और इसका उदाहरण जो है वो क्या होता है? सूर्य और तारे जो आकाश में होते हैं वो प्लाज्मा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखते हैं कि हीलियम के पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं? एक दूसरे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, और वहां पे क्या होता है? लाइट उत्पन्न होता है। तो उस प्रकार से ये जो है सूर्य और तारे जो है वो किसके उदाहरण होते हैं? प्लाज्मा के एग्जाम्पल होते हैं। उसका टेम्परेचर जो है वो लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जिसको स्वतंत्रता बोस साहब ने भविष्यवाणी की और आइंस्टीन साहब ने उसको अप्रूवल दिया। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था थी। ये क्या थी? तो जब गैस को बेहद कम टेम्परेचर वाले गैस को सुपर कम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है तो वो पदार्थ की 5वीं अवस्था बनती है, जिसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। उसके बाद क्या देखा गया कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इसमें चेंजेस जो आते हैं वो कैसे आते हैं? तो जब इनको टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तब इनमें चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है। जब अगर सॉलिड को टेम्परेचर दिया जाता है तो सॉलिड का सीधे गैस में बदल जाना जो है वो सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस का सीधे सॉलिड में बदल जाना जो है वो डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। और सॉलिड का टेम्परेचर देने पे लिक्विड में बदल जाना जो है वो पिघलना कहलाता है, और लिक्विड का जो है टेम्परेचर कम करने पे सॉलिड में बदल जाना फ्रीजिंग कहलाता है यानी जमना कहलाता है। और लिक्विड को टेम्परेचर देने पे लिक्विड का भाप बन जाना, स्टीम बन जाना इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहलाता है। और स्टीम का यानी भाप का टेम्परेचर कम करने में सीधा लिक्विड में बदल जाना जो है संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये थी पदार्थ की क्लासिफिकेशन मैटर की आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।